बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बड़ी अहम शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं 23 मार्च 1940 से। 1940 में जब मिंटो पार्क में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तंजीमी साथियों से ये कहा और तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि हमें लोगों को जगाना है, हमें लोगों के अंदर एक तहरीक पैदा करनी है, लोगों को बेदार करना है और उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे। लोगों तक बातचीत को पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, छपवानी पड़ेंगी, भिजवानी पड़ेगी। वो बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है और उस दौर में ये बहुत मुश्किल था। इसके लिए फंड्स चाहिए थे, पैसा चाहिए था, एक नया मुल्क बनाने जा रहे थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि उसके लिए जो तहरीक के जितने साथी हैं वो फंड्स जमा करवाएं। और लोगों ने उठकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो सेक्रेटरी थे उस वक्त, उनको चंदा देना शुरू कर दिया और चंदा लेने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग चंदा जमा करवाते और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते। उस वक्त वहाँ जितने शुरका मौजूद थे, जो पहली सफ थी उसके पीछे एक कुर्सी के ऊपर से एक लंबे कद का नौजवान खड़ा हो गया। उसने सर के ऊपर लुंगी सजाई हुई थी और देखने में वो बड़ा वजी था, बहुत खूबसूरत था। उस नौजवान ने खड़े होकर बड़ी रोबदाब आवाज़ के अंदर उसने कहा कि सेक्रेटरी साहब, जितना चंदा इन सब ने मिलकर जमा करवाया उतना ही चंदा आप मेरी तरफ से जमा कर लें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और उनके अलावा वहाँ जो बाकी लोग मौजूद थे, सारे शुरका, वो हैरत ज़दा हुए, वो दंग रह गए। उन्होंने कहा ये कौन है नौजवान? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये सवाल नवाब मुमताज़ दौलताना से पूछा कि ये नौजवान कौन है जिसने इतना बड़ा फंड दिया है हमारी तहरीक को। तो दौलताना साहब ने कहा यह मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ काला बाग है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने नवाब मुमताज़ दौलताना से कहा कि आप मेरे साथ वाली कुर्सी छोड़ दें ताकि मैं इनको ऑनर के तौर पे, इज़्ज़त के तौर पे अपने साथ बिठाऊं, क्योंकि उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा डोनेशन दिया था। अमूमन ये समझा जाता है कि नवाबों की पहचान जो है वो उनकी जागीरें होती हैं, उनकी सल्तनत होती है, वहाँ पे उनका कंट्रोल होता है। ये इज्जत नवाब ऑफ कालाबाग को इसलिए नहीं दी कि वो बहुत ज़्यादा पैसा था, वो इसलिए दी कि वो ज़्यादा डोनेट कर रहे थे, ज़्यादा हिस्सा ले रहे थे आज़ादी की तहरीक में। और उस वक्त वो बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती थी। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये अच्छी तरह जानते थे कि किसको कहाँ कब बिठाना है। तो अमूमन ये समझा जाता है कि जो नवाब लोग होते हैं उनकी पहचान उनकी बड़ी बड़ी जागीरें होती हैं, उनकी पहचान उनकी दौलत, उनका कंट्रोल, उनका दबदबा और उनकी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें, वहाँ पे रहने वाले मज़ारे और लोगों के झुके हुए सर, ये चीज़ें उनकी पहचान होती। लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग जो अमीर मोहम्मद खान, उनकी ज़िंदगी में उनकी पहचान उनकी जागीर नहीं थी, उनकी नवाबी नहीं थी, उनका कंट्रोल नहीं था, बल्कि उनकी पहचान अपनी मिट्टी से मोहब्बत और उनके उसूल थे। मलक अमीर मोहम्मद खान सॉल्ट रेंज के सुर्ख पहाड़ों के दरमियान बहते हुए शेर दरिया सिंध की धारों का नवाब था, क्योंकि वहां से दरिया सिंध जो है वो एक इस मोड़ के साथ गुजरता है और वहीं पे तो कालाबाग डैम बनाना चाहते हैं, वही वो साइट है। नवाब मलक अमीर मोहम्मद खान 20 जून 1910 को कालाबाग में पैदा हुए थे। अब ज़रा कालाबाग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कालाबाग है क्या, इसका नाम कालाबाग क्यों है। तो बात यह है कि कालाबाग को कालाबाग इसलिए कहते हैं और इसकी कहानी जो है वो नवाबों के साथ ही वाबस्ता है। नवाब ऑफ कालाबाग ने बहुत पहले माजी में शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बाग बनाया था और उसमें बरगद के, जिसको पंजाबी में आप बोर्ड कहते हैं, उसके बहुत सारे ऑक ट्रीज भी कहते हैं, वो बहुत सारे दरख्त उसके अंदर लगाए। वो दरख्त बहुत बड़े बड़े और घने हो गए। वो दरख्त दूर से जब नज़र आते थे तो ऐसा लगता था कि काले रंग के हैं। तो वो बाग था दरख्तों का और इसलिए उसको काला बाग, आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर होता गया और उसका नाम पड़ गया काला बाग। उसके बारे में जो है वो एक शायर का शेर भी है और वो वहीं की ज़बान में है, बड़ा खूबसूरत उसने उसको एलेबोरेट किया है। और अगर कभी आप वहाँ जाएँ पहाड़ों से गुजरते हुए, जो नए रोड बने हैं, सी पैक का एक हिस्सा भी वहाँ से गुजर रहा है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा
जैसे उस शख्स ने इसको लिखा था या ये शेर बोला था कि उत्ते पहाड़ थल्ले पानी, ऐ है काला बाग दी निशानी। तो ऐसा ही है जी, ऊपर पहाड़ है, नीचे पानी है और बीच में वो काले दरख्त है और यही एक निशानी है जो काला बाग की दूर से आपको नज़र आ जाती है। नवाब साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। उनका शुमार मुल्क के सबसे बड़े जागीरदारों के अंदर होता था। अच्छा, ये जो लुंगी जो मैंने आपको बताया उन्होंने अपने सर के ऊपर सजाई हुई थी, उनकी दस्तार जो रवायती है, ये नवाब साहब के हमेशा साथ रही। जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तो तब उनको मुखालफत का सामना भी करना पड़ा और कुछ तो लोग ये कहते हैं या कुछ इस तरह की बातें मशहूर हैं कि उनको बहुत जुर्माना देना पड़ा बार बार ये दस्तार पहनने की वजह से, लेकिन उन्होंने जुर्माना दिया और उन्होंने तनकीद को अपने ऊपर लिया, लेकिन अपनी दस्तार को नहीं छोड़ा, उसको उन्होंने सर के साथ जोड़ के रखा। तो ये उनके उसूल थे। नवाब साहब जो हैं, उनका जो असल पॉलिटिकल करियर है, जहां से उनकी पहचान बनती है, वो मामला शुरू होता है 1956 में। 1956 में नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान ने इलेक्शन लड़ा मगरबी पाकिस्तान की एक सूबाई असम्बली का। कामयाब हो गए, असम्बली में पहुंच गए। मगरबी पाकिस्तान के उस वक्त वज़ीर आला जो बने थे उनका नाम था नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूट। मलिक अमीर मोहम्मद खान के अलावा ये वज़ीर आला किसी को नहीं मिलते थे, बल्कि मिलना गवारा ही नहीं करते थे और वो चाहते थे कि नवाब साहब को वज़ीर बनाया जाए, लेकिन नवाब साहब ने इनकार कर दिया। फिर सदर सिकंदर मिर्ज़ा की जानिब से उन्हें वज़ारत की पेशकश हुई, जिसको उन्होंने इन तारीखी जुमलों के साथ रद्द किया था। अब ज़रा आप उनकी मेंटेलिटी को समझें कि वो किस तरह के इंसान थे। उन्होंने कहा, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि टके टके के मेंबरान के सवालों के जवाब दूं और बात बात पर जनाब स्पीकर की गर्दान करूं। वो किसी को यस बॉस नहीं कह सकते थे, किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे और किसी को जनाब कहकर मुखातिब नहीं करते थे। यह उनकी शख्सियत का एक रंग था। फिर अयूब खान साहब ने निज़ाम हुकूमत की बागडोर संभाली कुछ अरसे के बाद, तो जनरल अयूब खान ने नवाब साहब की तमाम शराइत तस्लीम की। उनको पता चला एक शानदार आदमी है, बाहर से पढ़ा हुआ है, चीज़ों को बहुत अच्छा जानता है, काबिल आदमी है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उन्होंने तमाम शराइत मान ली। यानी आप किसी को जवाब दे नहीं होंगे, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकेगा, आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और आप खुद मुख्तार होंगे। तो इस पर उन्हें मगरबी पाकिस्तान का, क्योंकि ये दो हिस्से थे, एक मशरकी पाकिस्तान एक मगरबी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है पूरा, उन्हें मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर का ओहदा दिया गया, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। अब वो किसी को जवाब दे नहीं थे, लेकिन सब उनके सामने जवाब दे थे। अब ज़रा तर्ज हुक्मरानी पे आ जाएं। नवाब अमीर मोहम्मद खान के तर्ज हुक्मरानी, उनके किरदार को आपके सामने पेश करने की सबसे बड़ी वजह है। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो नवाब साहब थे, मैं इसलिए, बेशुमार और नवाब हैं, उन पे बात क्यों नहीं कर रहे, हम उन पे इसलिए बात कर रहे हैं कि जो तर्ज हुक्मरानी उनका था वो एक मिसाल है, अगर कोई दोबारा उसको फॉलो करे तो। नवाब साहब की उस दौर की हुक्मरानी आने वाले हुक्मरानों के लिए एक मिसाल बन गई। आज भी आम आदमी उनके तर्ज हुक्मरानी की मिसालें देता है। यानी लोग कहते हैं कि ये चीज़ महंगी होगी, वो महंगी होगी, आज नवाब अमीर खान होता तो ऐसा ना होता। लोग ऐसी मिसालें देते हैं, गांव देहातों में आज भी कहते हैं। उन जैसी इक़्तिदार की ताकत ना पहले कभी किसी ने इस्तेमाल की और ना उनके बाद कोई ऐसी हिम्मत कर सका। मनसब पर फायज होने के बाद उन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि उनके अपने ख़ानदान का कोई शख्स भी गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होगा, और ये वाहिद गवर्नर है। इसके बाद ऐसा नहीं हुआ। ये एक ही गवर्नर है जिसके घर का कोई शख्स गवर्नर हाउस में दाखिल करने से उन्होंने मना कर दिया था। पाबंदी लगाई थी कि अपनी अपनी जगह पे रहो, गवर्नर हाउस से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। और आज जो गवर्नर बनता है उसके लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन गवर्नर हाउस की इमारत है। वो अपने सारे कुंबे को इकट्ठा करता है और वहां पे रखता है। एक दफ़ा सफ़र पर जाने लगे तो सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई कि उनका एक बेटा उनके साथ गाड़ी में, उसको बैठना पड़ गया। तो बेटा जब गाड़ी में पीछे उनके साथ बैठने लगा तो उन्होंने कहा, नहीं, ये जगह जो है ये मिलिट्री सेक्रेटरी की है, तुम ड्राइवर के साथ आगे बैठो, और बेटे को आगे बिठाया। वो जब एक और बड़ी अहम चीज़ है, जब वो अहम तैनाती के लिए इंटरव्यू करते अफसरों का, तो ख़ानदानी पसे मंज़र तक पता करते कि इसका बाप कौन था, दादा कौन था, माँ कौन है, ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, और कई पुश्तों के बारे में बाज़ आगाही हासिल करते थे। उनसे सवाल किया गया कि इतनी एहतियात क्यों नवाब साहब? तो उन्होंने जवाब दिया, हम लोग तो घोड़ा और कुत्ता खरीदते हुए भी शजरा देखते हैं, ये तो मेरे मुल्क का मामला है। इतने मोहतात थे।
हुक्मरानी का उनका ये आलम था कि उनके दौर में लाहौर में एक 5 साल का बच्चा अगवा हो गया। ये बड़ा अहम वाक़या, गौर से सुनिएगा। 5 साल का बच्चा अगवा हो गया। नवाब साहब ने SSP को बुलाकर 24 घंटे की डेडलाइन दी कि बच्चा ढूंढ के लाओ, 24 घंटे के अंदर अंदर बाजियाब होना चाहिए। लेकिन पुलिस नाकाम हो गई। नवाब साहब ने अगले दिन ASP, SP और SSP तीनों के बेटे उठवाए और उठवा के कालाबाग भिजवा दिए और यह ऐलान करवा दिया कि जब तक अगवा होने वाला बच्चा नहीं मिलेगा तब तक इन अफसरान के बच्चे भी इनके घर नहीं आएंगे, ये कालाबाग में ही रहेंगे। और फिर ये फार्मूला काम किया, ये नुस्खा जो है वो कामयाब हो गया और पुलिस ने उसी दिन वो बच्चा बाजियाब करवा लिया। ये था फार्मूला और ये वजह थी कि वो कह रहे थे कि मैं किसी को जवाब दे नहीं होऊंगा और सब मुझे जवाब दे होंगे। तो इस तरह का इंसाफ उन्होंने अपने दौर में किया। वो मगरबी पाकिस्तान के हालात से मुकम्मल मालूमात चाहते थे। डायरेक्ट उनके पास मेल्स आती थी, खुद खोलते थे, खुद अहकामात जारी करते थे, खुद ही पेशरफ से आगाह रहते थे। तो बहुत एक्टिव आदमी थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे। जब जंग हुई 1965 में पाकिस्तान की इंडिया के साथ, तो उस वक्त के कुछ बड़े वाक़यात हैं जो मलक अमीर मोहम्मद खान के साथ जोड़े जाते हैं। एक तो वाक़या ये है कि नवाब साहब ने ताजरों को तलब किया और उनको कह दिया कि जंग का दौर है, वहाँ जंग चल रही है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि इस बीच में किसी ने अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की या किसी ने अगर सामान को महंगा बेचने की कोशिश की तो फिर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और ज़ख़ीरा किया हुआ सामान मैं तकसीम कर दूंगा पब्लिक में और दुकान को हमेशा के लिए सील कर दूंगा, फिर नहीं खुलने दूंगा। जंग के दौरान उन्हें खबर मिली कि एक ताजिर ने जो है वो गंदम फरोख्त कर रहा है ज़्यादा पैसों पे, वो बगैर सिक्योरिटी के वहाँ उसके पास पहुँच गए। तुम ये समझते हो कि अमीर मोहम्मद जंग में मसरूफ है और तुम मनमानी कर लोगे। मेरी मूंछ को ताव आने से पहले नर्ख अपनी जगह पर ले आओ, वरना ऐसी सजा दूंगा कि रहती दुनिया याद करेगी। और उसके बाद कभी भी पूरे मगरबी पाकिस्तान से उनके दौर में कोई एक शिकायत भी नहीं आई कि कोई शख्स किसी चीज़ को ज़्यादा कीमत में बेच रहा है या उसको ज़ख़ीरा कर रहा है। जंग के दौरान एक दिन एक जनरल साहब थे आर्मी के, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर जंग के इलाकों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने नीचे देखा कि एक जगह पे फ़ौजी इकट्ठे हैं और कुछ सिविलियन उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर उतरवाया और उस जगह पे पहुंचे। वहाँ गए तो देखा वहाँ पे नवाब ऑफ कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद खान वो मौजूद हैं और फ़ौजियों के अंदर बिस्किट तकसीम कर रहे हैं। नवाब साहब जो हैं वो सूजी के, अलसी के और देसी घी के बने हुए ये बिस्किट अपने घर से बनवा कर लाए थे फ़ौजियों के लिए। जनरल शेर अली थे वो। उन्होंने ये देखकर नवाब साहब से कहा कि कौम को आप जैसे लीडरों की ज़रूरत है जो बॉर्डर के ऊपर आकर खड़े हो जाएं जंग के दौरान और फौजियों के बीच में आप उनको खाना खिला रहे हैं। तो नवाब साहब ने जवाब दिया कि जंगें हमेशा कौम के जज्बे से लड़ी जाती हैं और मैं भी इसी कौम का एक बेटा हूं। नवाब साहब एक मिसाल बनते चले जा रहे थे, वो मशहूर होते चले जा रहे थे, लोग उनकी मिसालें देने लगे थे और उनके तर्ज़े हुक्मरानी से खुश थे। और आपको पता है कि जब भी कभी ऐसा होता है तो सियासी इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। अयूब खान के साथ उनके सियासी इख्तलाफात शुरू हो गए और वो 1963 में जमात इस्लामी का एक कारकुन फायरिंग हो गई जलसे में, वहाँ पे मारा गया। तो उस पर उन्होंने एक जमात इस्लामी को ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि मौलाना मौदूदी थे उस वक्त कि ये मेरा तरीक़ाकार नहीं है, आप इस बात को जानते हैं, ये जो नए सियासतदान आ रहे हैं ये उनका तरीक़ाकार है। तो इशारा जो है वो तकरीबन अयूब खान और उनके नए साथियों की तरफ था। नवाब साहब और सदर अयूब के दरमियान एक जो वजह थी वो ये भी थी कि सदर अयूब के बेटे गौर अयूब वो कुछ कारोबार भी ऐसा करते थे और सियासी मामलात के अंदर कानून के मुताबिक उनके मामलात नहीं थे गौर अयूब के, सियासत के भी और कुछ चीज़ों में उनके बारे में कहा जाता है कि कारोबार के भी। और उन्होंने गौर अयूब साहब के सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों के हवाले से अयूब खान साहब से बात की। तो अयूब खान साहब ने उनको ये जवाब दिया कि मेरी औलाद को क्या पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, और इस तरह वहाँ पे तलखी पैदा होना शुरू हो गई। उसके बाद कराची में एक इलेक्शन हुआ ज़िमनी। उस इलेक्शन में अयूब खान का उम्मीदवार कोई और था, हबीबुल्ला, और नवाब साहब के जो उम्मीदवार थे मीर गौस बख्श बजिंजो, आप सब जानते हैं, बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है, वो नवाब साहब के उम्मीदवार थे। उन्होंने उनकी हमायत की। इंतखाबात में नवाब साहब का उम्मीदवार जीत गया। दूरियां बढ़ती गई। आखिरकार नवाब साहब को यह पता चल गया कि उन्हें हुकूमत से अलहदा होना चाहिए और फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। यह इस्तीफ़ा एक आम आदमी के ऊपर उस वक्त बिजली बनकर गिरा। एक आम आदमी को यह लगा उसके ऊपर से एक प्रोटेक्शन शील्ड है वो हट गई है
एक तहफ़्फ़ुज़ था जो ख़त्म हो गया है। यानी ताजर उनको लूट नहीं सकता था, पुलिस उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकती थी, उनके बच्चे और इज्जतें महफूज थीं। तो पंजाब के अंदर एक तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने गवर्नेंस के साथ मिसाल कायम की, वो अब लोग उससे महरूम हो गए थे। नवाब साहब जो हैं वो अपनी तबीयी मौत नहीं मरे। नवाब साहब का कत्ल हुआ था और उस हवाले से बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। लेकिन इस बारे में जो नवाब साहब का एक ज़ाती मुलाजिम है खुदा बख्श, वो कुछ उसकी बताई हुई बात को सैयद सादक हुसैन शाह ने अपनी किताब में लिखा, दीगर लोगों ने भी लिखा। उन्होंने लिखा कि बोर्ड वाला जो बंगला था नवाब साहब का, वो वहाँ पे मौजूद थे और उनके ख़ानदान में कुछ तलखी चल रही थी। इस बंगले में दुनिया भर के और पाकिस्तान के तमाम लीडर्स तकरीबन आ चुके थे और तमाम को नवाब साहब वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल कर चुके थे। यानी पूरी दुनिया से, मैं बता रहा हूँ, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, ब्रिटन्स, सारे वहाँ पे आते थे। पाकिस्तानी बड़े बड़े लोग, भुट्टो साहब, अयूब खान, ये सब वहाँ पे गए थे। तो 26 नवंबर 1977 को जो उनके मुलाजिम के बकौल कि जब वो कुछ ट्रे के अंदर रवायती खाने पीने की चीज़ें, बादाम, गाजरें, ये रख कर गया और फिर उसको कुछ शोर की आवाज़ आई। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि नवाब साहब के 2 बेटे कमरे में मौजूद हैं, फायरिंग भी हुई थी और नवाब साहब का इंतकाल हो गया। ये एक ख़ानदानी चपकलिश थी, एक ख़ानदानी लड़ाई थी और वक्ती तौर पे वो इतनी बढ़ गई कि उसकी वजह से नवाब साहब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत कीमती आदमी था। नवाब साहब को लोग आज भी याद करते हैं और एक ख़ानदानी लड़ाई के नतीजे में जब इनका इंतकाल हो गया, ये इस दुनिया से चले गए, कत्ल हो गए, तो आज तक ये मामला भी हल नहीं हुआ, ये मामला वहीं पे दब गया। लेकिन एक बात पक्की है कि वो एक आदमी था जिसकी वजह से आज भी वो ख़ानदान मशहूर है। कालाबाग नवाब ऑफ कालाबाग की वजह से मशहूर है और नवाब ऑफ कालाबाग का दर्जा मलक अमीर मोहम्मद ख़ान की वजह से मशहूर है। और मलक अमीर मोहम्मद ख़ान अपनी जागीर की वजह से नहीं, अपनी गवर्नेंस की वजह से मशहूर है। उसने लोगों को वो दिया जो लोग एक हुक्मरान से चाहते हैं। और आज भी उनके ख़ानदान में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नवाब हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, लेकिन एक भी वैसा नाम पैदा नहीं कर पाया जो मलक अमीर मोहम्मद ख़ान का था। लोग उसे याद रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।